हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, जो कि तीनों सेट में सेम रहते हैं, वो हम देख चुके हैं। और जो छोटे क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हम सेट ए का देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेट बी और सेट सी का छोटा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो हम सेट बी से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम सेट बी से शुरू करते हैं, जिसमें 10वां क्वेश्चन देखिए क्या आया था। यह साइड में लिख दिया हूँ, 2022 का सेट बी है। 10वां क्वेश्चन देखो क्या आया था कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और उसका त्रिज्या दिया है, ऊंचाई निकालना है। तो देखो इसका मतलब क्या है, बेलन जो है ऐसा करके एक बेलन है, ठीक है। ये केंद्र हो गया, तो ये त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा एरिया जो घेर रहा है, क्षेत्रफल जो है इसका, ये कितना है, 3696। तो हमको इसका जो ऊंचाई है ये एच है ना, ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको लिखोगे कैसे, नियम से लिखोगे। सॉल्व दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका त्रिज्या, ज्ञात करना है बेलन का ऊंचाई। इतना लिखने के बाद हम जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। ठीक है, देखो 2πr h इसका क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला पता है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 3696। इसको 2 रखो। पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 22/7। आर का मान दिया है कितना, 14। और एच का मान हमको निकालना है। ठीक है, ये सब दिया है करके लिखोगे अच्छे से पूरा पहले, तब ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा। अब यहाँ से एच निकालना है, तो एच को वहीं रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो इधर क्या है, ऑलरेडी 3 6 9 6, 7 आ जाएगा इस साइड। और नीचे क्या रह रहा है, 2 और 22। ठीक, और ये 14 भी है, तीन चीज़ है नीचे। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो ये 7 एकम, ये 7 दूनी 2 बार में चला जाएगा। अब देखो ये 11 में 2 बार में जाएगा और ये 11 में 3 बार में जाएगा, तो 33। तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जाएगा 3 बार में, 33 6 बच जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। फिर 11 से 66 कितने बार में जाएगा, 6 बार में, तो ये हो जाएगा। अब नीचे देखो 2 2 4 2 6, तो ये पहले जाएगा। तो ये जाएगा तो कितना आएगा, देखो एकम, ये एक हो गया छक्का, एक हो गया 8। फिर से एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 4। फिर से एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 2। तो एच का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 42 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या आया था 22 के सेट बी में, कि दिया था एक अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये एक दे दिया था टर्म, और इसमें बोला एक्स का मान निकालना है। तो हमको पता है अनुपात और समानुपात में क्या होता है, जैसे ये दोनों के बीच में अनुपात है, इसका मतलब क्या होगा, ये बटा ये। ठीक है, x+4 बटा क्या होगा, 36। और ये समानुपात मतलब बीच में बराबर लग गया, और एक अनुपात 4 है, ये भी हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जानते हो कैसा होता है, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, जब बीच में बराबर रहता है। अगर बीच में प्लस रहता, मान लो ये यही रहता 3/4 प्लस 4/5 ऐसा रहता, तो इस सिचुएशन में इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे तो होगा ही, लेकिन साथ में नीचे नीचे भी गुणा होता है। ठीक है, तो हमको ये देखना है, जैसे इसका करोगे तो क्या होगा, 5 × 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है। फिर 4 × 4 हो जाएगा, और नीचे में फिर नीचे नीचे गुणा हो गया, ऐसा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वो आएगा। लेकिन बीच में अगर बराबर रहता है तो नीचे नीचे गुणा नहीं होता है, सिर्फ तिरछा गुणा होता है, तिर्यक गुणा बोलते हैं। और इसका गुणा इससे होगा, आप डिटेल में लिखना पूरा। जैसे ये कर लिए, ये 4 हो गया, ये 36 का गुणा 1 से। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू 36 है। इसको 4x रहने दो, 16 को ले जाओ उस साइड, तो 36 यहाँ ऑलरेडी है, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर देता हूँ अब मैं। तो 36 में 16 जाएगा तो 20 बचेगा, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब और बढ़ा के लिखना, स्टेप जितना बड़ा कर सके उतना अच्छा है। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही इजी है। प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 9 सम संख्या क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट 9 इवन नंबर्स क्या होंगे, प्रथम 9 सम संख्या। पहला होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गया क्या, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गए प्रथम 9 सम संख्या। अब इनका हमको औसत निकालना है। तो
औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं का संख्या। ठीक, तो संख्याओं का योग देखो कितना आ रहा है, सबको जोड़ना है और टोटल ये तो 9 है, हमको पहले से पता है। फिर इसको उससे भाग दे देना है। तो चलो जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा देखो। 18 और 2 20 हो गया, 16 और 4 20 हो गया 40, 14 और 6 भी 20 हो गया मतलब 60 हो गया, 12 और 8 भी 20 हो गया मतलब 80 हो गया, और ये 10 90। तो टोटल ये हो गया 90। और संख्याओं का संख्या कितना है? 9। टोटल 9 है ये। n इज इक्वल टू 9 दिया है यहाँ पे पहले से, है ना। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 10। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको लिख लो, दिया है करके। क्या दिया है? दिया है वर्ग समीकरण हमको दिया है x² + 5x - 2। ठीक है। अब इसका हम तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? इसका तुलना हम करेंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा? 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। b का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। और c का वैल्यू क्या मिलेगा? -2, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, मतलब जो तुलना कर रहे हैं उसमें प्लस सी है और जो है वो उसमें -2 है, मतलब सी का वैल्यू क्या है? -2। अब दो चीज़ निकालना है, योग और गुणनफल। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है -b/a। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है c/a। ठीक है। तो चलो गुणा योगफल में रख दो मान, तो माइनस भी क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और ये क्या है? 1। मतलब ओवरऑल अच्छा आ गया इसका आंसर योगफल का। गुणनफल में c/a है तो c क्या है? -2। a क्या है? 1। तो गुणनफल कितना आ गया? -2। तो ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो छठवां क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से 5 1 के बीच का दूरी निकालना है। तो इसका मूल बिंदु मतलब क्या समझे? मूल बिंदु मतलब कि जीरो। मतलब होता क्या है देखो, ये रहता है चतुर्थांश, ठीक है। ये x रहता है, ये x डेश रहता है, ये y रहता है, ये y डेश रहता है। इस चतुर्थांश को बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, जिसमें दोनों प्लस रहता है, दोनों जो निर्देशांक है मतलब दोनों जो बिंदु है वो। ये सेकेंड चतुर्थांश, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही। ठीक, तो ये जब चैप्टर बताया था तो उस समय मैं इसको अच्छे से समझाया था, उसको देख लेना। उसमें 1 नंबर के हर क्वेश्चन कवर किए थे जो पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो देखो ये x डैश, ये y डैश, तो इसमें दोनों प्लस रहेगा। अब देखो मूल बिंदु से जो दिया है बिंदु, वो दोनों क्या है? देखो दोनों प्लस है, मतलब ये दोनों यहीं कहीं पे होगा। पहला वाला दर्शाएगा x को, दूसरा वाला दर्शाएगा y को। तो x में कितना? 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। y में कितना? 1, तो ये क्या है? 1। ठीक, तो हमको इसको मिलाना है। इसको मिलाएंगे तो यहाँ तक आगे जाएगा, ये यहाँ तक आगे, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 5 और 1। और ये क्या है? मूल बिंदु जीरो, जिसको क्या बोलते हैं? 0 0। यहाँ x का निर्देशांक भी जीरो रहता है, y का निर्देशांक भी जीरो रहता है। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाला जो दूरी है, ये दूरी हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा समझ गए। अब दूरी का फॉर्मूला होता क्या है? तो दूरी का फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे तो इसमें देखो जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब कि 0 0, ये क्या रहेगा? x1 y1। और ये जो दिया है वो क्या रहेगा? x2 y2। अब इसी का वैल्यू को बस रखना है। तो x2 में क्या है हमारे पास? √(x2) में है 5 - x1 का 0 ही है, तो चलो इसको 0 करके स्क्वायर कर देते हैं। y2 कितना है? 1, और y1 तो 0 ही है, इसको 0 ही लिख देते हैं, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा? +1 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √26। अब इसी को चाहो तो क्या लिख सकते हो? इसको चाहो तो इसको अंदर को तोड़ कर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन ये टूट रहा है कि नहीं देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 तिया 12, छोड़ो रहने दो, इतना ही रहने देना। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। देखो पांचवा क्वेश्चन है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए हमको आंकड़ा दिया है। तो माध्यिका निकालना हम चैप्टर में सीख चुके हैं अच्छे से, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? दिया है करके इसको लिख दोगे, दिए गए संख्याएं जो है ये है।
अब संख्याओं को क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखना है। देखो मैं लिखता नहीं हूँ जरूर, लेकिन मुंह से बताता हूँ कि कैसा आपको लिखना है, पैटर्न कैसा रहेगा। तो दिया है करके इसको पहले लिखना, फिर दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, मतलब छोटा पहले बड़ा बाद में। छोटा क्या है सबसे पहले, यहाँ 102, इससे छोटा बड़ा क्या है 106, इसके बाद क्या है 110, फिर 115, फिर 117, फिर 123, फिर लास्ट में क्या है 125। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते क्रम में लिख लिए। तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 7, 7 है इसलिए। अब n क्या है देखो विषम है, ठीक है, इसमें भी दो केस बनता है, सम रहे तो अलग और विषम रहे तो अलग। तो हम विषम है तो विषम वाला देखते हैं। तो विषम में जो है माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1/2 वां पद। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा कि आंसर कौन सा पद है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये बताएगा कौन सा पद हमारा आंसर होगा। तो n की जगह 7 रखोगे तो 7+1/2, मतलब ये हो गया 8/2, मतलब ये 4 हो गया। तो क्या है, चौथा वो पद जो है हमारा आंसर है। तो चौथा पद क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, चौथा पद है 115। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 cos 40 इंटू कोसेक 50, इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो सेट ए में जब इसको बनाए थे तो मैं इसका फॉर्मूला उस समय भी बताया था। चलो अभी एक बार फिर देख लेंगे। जैसे 2 cos 40 है, इसको वही रहने देते हैं। कोसेक 50 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 - 40, ठीक है। 90 में 40 घटाओगे तो 50 ही आएगा, तो फर्क कुछ पड़ना नहीं है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखे क्यों, क्योंकि कोसेक 90 - थीटा, ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 40 है, कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा, ठीक। मतलब कोसेक का सेक, जैसे मैं पहले भी बताया था, साइन रहता है, कॉस रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में जान रहे हो, फिर टेन कॉट रहता है, फिर कोसेक और सेक रहता है, ये 6 चीज़ रहते हैं। तो अगर साइन 90 - थीटा है तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 - थीटा है तो साइन थीटा आएगा, टेन 90 - थीटा है तो कॉट थीटा आएगा, कॉट 90 - थीटा है तो टेन थीटा आएगा। सेम वैसे ही ये दोनों में। तो कोसेक 90 - थीटा था तो क्या आएगा, सेक थीटा। तो सेक आगे क्या होगा, ये 2 cos 40 रहने दो इसको, और कोसेक 90 - थीटा की जगह रखेंगे सेक थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 40, तो 40 रख दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से 2 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके इसके बनेंगे, और हर साल इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो इतनी छोटा सा फॉर्मूला बस है, देख लो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये cos 40। अब यहाँ पे जो भी आएगा, कभी भी क्वेश्चन आपके पास आ गया, सॉल्व कर रहे हो, ये वाला चीज़ तो जान जाओगे। अब आगे कैसे करोगे, आगे अगर फंस रहे हो कभी भी, तो ध्यान रखना यहाँ जो है वो इसके 1 अपॉन में ही आएगा। मतलब जैसे यहाँ सेक है तो यहाँ 1/cos 40 लिख सकते हैं इसको, सेक 40 को 1/cos 40, ये हो गया। तो cos 40 से cos 40 कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पास 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि ये समीकरण दिया है। तो दिया है करके क्या लिखोगे, दिया है समीकरण, ये ज्ञात करना है कि के का मान जिसमें समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हो। ये दो चीज लिख लिए। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना चाहिए, और जो निकालना है उसको लिखना चाहिए, ठीक है, इससे इम्पैक्ट अच्छा बनता है। तो हमको दिया क्या है, ये दिया है। अब इसका तुलना हम क्या किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। इससे तुलना करेंगे तो देखो ए का मान मिल जाएगा, ए का मान कितना आ गया 9, बी का मान कितना आ गया 3k, ठीक है। एक्स को छोड़ के जो भी है वो बी है, तो एक्स को छोड़ के 3k है, 3k बी हो गया, और सी कितना है 4, इतना मिल गया। अब हमको निकालना है समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर कब होंगे। तो ये तक कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। ये हम जो सॉल्व किए थे, जब इसके क्वेश्चन चैप्टर जब सॉल्व किए थे तब मैं इसको समझाया था ऐसा क्यों होता है। तो d इज इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक एवं बराबर। d के जगह, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब b² - 4ac में हमको देखो a b c का मान तो पता ही है, इसी को रखते जाते हैं। तो b² मतलब क्या हो गया 3k का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 9, और c की जगह क्या है 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3k² मतलब क्या हो गया, ये 9k² हो जाएगा, है ना, 3 × 3 = 9, और k गुणित k² माइनस 9 × 4 = 36, और 36 चौक कितना होता है जी, तो 36 × 4 करेंगे तो 6 × 24 का 4 हाथ से दिया 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 144।
तो हो जाएगा 144 इक्वल टू 0। अब ये माइनस में है, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर इक्वल टू प्लस 144 हो जाएगा। अब के स्क्वायर निकालना है तो इसको 144/9 लिख सकते हैं, 9 ने आ गया नीचे। अब ये कटेगा तो नहीं, लेकिन आगे क्या होगा? अब आगे देखो, इधर के स्क्वायर है और उधर जो है 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12/3, और इसको लग दो पूरा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 12/3 ये 3 से एक बार में और ये 4 बार में जाएगा, तो के इजिकल टू कितना आ जाएगा? 4। हमको के का मान निकालना था, के किस मान के लिए वास्तविक और बराबर होगा समीकरण, तो के इजिकल टू 4 आ गया हमारा आंसर। तो के इजिकल टू 4 के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो ध्यान देना कि जैसे स्क्वायर को जैसे कभी भी ऐसी करते हैं, जैसे ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो भी 9 ही होगा ना। तो मतलब ये +3 कभी भी 9 होता है, -3 कभी भी 9 होता है। तो इसीलिए इसको प्लस और माइनस लिख कर चलना, ताकि, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर किए हम तो ये माइनस में भी तो आ सकता था। -12 का स्क्वायर करोगे तो भी 144 आएगा, +12 का स्क्वायर करोगे तो भी 144 आएगा। तो प्लस माइनस दोनों केस में वैसे ही होता है। तो इसलिए हम जैसे स्क्वायर स्क्वायर ऐसा वाला करते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस लेकर चलते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है, g(x) दिया है x+4, px दिया है x² + 2x - 1। हमको क्या करना है? जांचना है कि gx जो है px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है gx, तो gx = x+4 है। तो हम अगर इसको x+4 = 0 करें, x का मान कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, अब इस x के मान को px में रख देते हैं, तो px = कितना दिया है? x² + 2x - 1। तो इसमें रखेंगे तो ये p-4 हो जाएगा x के जगह, और x² मतलब -4 का स्क्वायर +2 × -4 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो p -4 क्या हो जाएगा? 16 -8 - 1। तो आगे क्या हो जाएगा? ये देखो 16 में 8 घटाओगे तो 8, और 8 में घटाओगे तो 7, तो p का मान कितना आ गया? 7। अगर यही चीज़ 0 आता हल करने पर, ठीक है, हल करने पर अगर ये 0 आता तो क्या होता? ये गुणनखंड होता। ठीक है, लेकिन 0 नहीं आया है, 7 आया है, मतलब गुणनखंड नहीं है। तो इसको लिखोगे कैसे कि जो p-4 है ये नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 7 आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू 0, अतः क्या हो गया? अतः जो gx है वो px के गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सिंपल था ये भी। तो 2022 के सेट बी का जितना छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हम अभी देख चुके हैं। आगे बढ़िए 2022 का सेट सी, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, ये वीडियो अपलोड होने के अगले दिन ही वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब है। तो हम 22 का पूरा कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन में, उसके बाद 23 का भी देखेंगे, और समय रहा तो 24 का भी देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।